नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। दिल्ली से खबर, जहां पीएम मोदी ने जनता से सवाल पूछे हैं। नमो ऐप से चुनावी राज्यों की जनता से मांगा फीडबैक। विधायक और राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल किया गया है। यूपी समेत 5 चुनावी राज्यों की जनता से सवाल किया गया है। सर्वे में कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति पर भी फीडबैक मांगा है। वैक्सीनेशन को लेकर भी जनता से राय मांगी है। राज्य के 3 सबसे बड़े लोकप्रिय नेताओं के नाम मांगे गए हैं। तो नमो ऐप पर एक सर्वे के माध्यम से 5 चुनावी राज्यों की जनता से उम्मीदवारों के चयन से लेकर विभिन्न मुद्दों पर राय मांगी गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सर्वे में इन राज्यों की जनता से राज्य सरकार के प्रदर्शन को नंबर देकर आकलन करने, उनके विधानसभा क्षेत्र में विपक्षी दलों की कोई संभावित एकता, स्थानीय विधायक सहित अन्य मुद्दों पर विचार मांगे गए हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसा ही सर्वेक्षण नोटबंदी को लेकर किया था, जब 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का चलन बंद करने की घोषणा की गई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरह का सर्वेक्षण किया गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री समय समय पर लोगों से अक्सर राय लिया करते हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ट्रेंड सेटर हैं, क्योंकि वो नई नई चीजें अक्सर हम देखते हैं कि करते हैं, और ऐसे में ऐसा पहली बार ही शायद होगा जब सीधे प्रधानमंत्री जनता से फीडबैक लेंगे राज्यों के विधायक और सरकार के बारे में। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से नमो ऐप को जो है शुरुआत में दिया गया, ताकि आप जो है ड्यूल फैक्टर मतलब ड्यूल सेगमेंट पे आप जो है राय जान सको। जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, जनता किस तरीके से डेवलपमेंट का जो के बारे में सोचती है, नमो ऐप के जरिए सरकार उस पर फीडबैक ले रही थी। लेकिन अब 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, इन 5 राज्यों में विधायकों की स्थिति क्या है, सरकार की स्थिति क्या है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, विपक्षी एकता की स्थिति क्या है, इन तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए नमो ऐप का उपयोग किया जा रहा है। और वो सीधे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नमो ऐप को मॉनिटर करने के लिए बाकायदा पीएमओ मॉनिटर करता है, और इसके साथ ही उसकी बाकायदा पूरी जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। ऐसे में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री उन 5 राज्यों के लोगों से फीडबैक लेंगे और जनता के आधार पर, जनता की सुझावों के आधार पर आगे प्रत्याशियों का फैसला भी होगा। अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री के प्रमुख 3 प्रदेश के चेहरे कौन कौन हो सकते हैं, आपके क्षेत्र में अगर कोई विधायक है तो उसकी वर्क परफॉर्मेंस क्या है, कॉम्पिटिटर कौन कौन से खड़े हो सकते हैं, कौन और चेहरे हैं जिनको वेटेज दिया जा सकता है। तो इस तरीके से, एक तरह से देखा जाए तो नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री सीधे सर्वे करा रहे हैं। उस सर्वे के आधार पर ही आगे जो है प्रत्याशियों का चयन होगा, आगे पार्टी की स्ट्रेटजी आगे बढ़ेगी। तो अपने आप में ये एकदम नायाब पहल है। और यही सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कहते थे कि हम जो है जनता की राय लेकर के फैसले लेते हैं, लेकिन सही मायने में इस नमो ऐप के जरिए इन चुनावों में जो नब्ज है पार्टी की, उसको जो है खंगालने की कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है। वो अपने आप में नायाब है। और सही मायने में जो जनता के सुझावों के आधार पर जो फैसला होगा, वो जाहिर तौर पर पार्टी को आगे बढ़ाने वाला होगा। क्योंकि जो पार्टियां एक बैक सीधे तौर पर जो है चयन करती हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि जनता की नब्ज क्या है, जनता क्या चाहती है, वोटर किस तरफ जा सकता है। अगर ये सारे पहले से जो है जानकारी आपके पास होंगी, तब आप बेहतर फैसले ले सकते हो और उसके नतीजे भी बेहतर आएंगे। तो ऐसे में इसको और एक तरह से ब्रजेश जी, हम कह सकते हैं कि टिकट बांटने में भी आसानी हो जाएगी आला कमान को, क्योंकि अगर वो वर्क रिपोर्ट के हिसाब से खुद फैसले लेंगे तो कहीं ना कहीं चूक हो सकती है किसी भी चीज में। इसीलिए जनता से फीडबैक डायरेक्टली मांगा जा रहा है, तो जनता बता देगी कि उनके इलाके में विधायक ने कितना काम किया, कितना नहीं किया है। बिल्कुल, देखिए सैंपल सर्वे क्या होते हैं, सैंपल सर्वे भी आप जो है 1 लाख लोगों के बीच में करके पूरे देश में आप तय कर लेते हो कि जनता की राय क्या है। ऐसे में नमो ऐप के जरिए जो है
करोड़ों लोग देश के जुड़े हुए हैं और खासकर उन 5 राज्यों में कम से कम लाखों लोग उसके साथ जुड़े हैं। अगर वो फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक के जरिए जो है, जो सरकार को जो जानकारी मिलती है, जो पार्टी को जो मिलेगी, वो आगे भविष्य में काम आएगी। वो चाहे वो विधायकी का टिकट देने को लेकर के हो, पार्टी को नए तरीके से रणनीति तैयार करने को लेकर के हो, जातीय सामाजिक समीकरणों को साधने को लेकर के हो, या मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को लेकर के हो। क्योंकि आप देखिए, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि आप बताइए कि सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री आपका कौन है, या उसके अतिरिक्त 2 और चेहरे कौन हो सकते हैं फेवरेट। तो सीधी सी बात यह है कि आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीधा सा डिसाइड कर दिया। अब उसके बीच में किसको कितने वोट मिलते हैं, किसको कितने जो है समर्थन मिलता है, उसके आधार पर आगे जो है टिकटिंग प्रोसेस तय होगा। तो सीधे लेकर के आपने जो है ये भी बता दिया। आप किसी दूसरे नेता को ये बता सकते हो कि देखिए, जनता आपके बारे में ये सोचती है, आप कितने बड़े बड़े दावे क्यों ना कर लो। तो ये सबसे बड़ी चीज ये है कि अब तो नेता इस लेवल पर भी लॉबिंग करेंगे कि आप नमो ऐप के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनकी सिफारिश करें, ताकि उसमें अगर हमारा जो है फीडबैक जाएगा, पॉजिटिविटी जाएगी, तो हमारे टिकट मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, आप ठीक कह रहे हैं। जी ब्रजेश जी, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले अब ओबीसी वोटरों को लुभाने की पूरी तैयारी है। यूपी में 39 जातियों को ओबीसी में शामिल किया जा सकता है। दरअसल विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटरों की अहम भूमिका को देखते हुए योगी सरकार सपा के वोट बैंक पर दांव खेलना चाहती है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। यूपी में जातिगत रणनीति की तैयारी, 39 जातियों के लिए खुशखबरी। ओबीसी में शामिल होंगी 39 जातियां। चुनाव से पहले लुभाने की चुनौतियां। 22 से पहले जातियों को खुश करने की कोशिश में हर पार्टी लगी हुई है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी पर सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि वोट बैंक के लिहाज से पिछड़ी जातियां कहीं ज्यादा आगे है। पढ़ाई से लेकर नौकरियों तक में आरक्षण है, इसलिए देश भर में कई ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में शामिल होने की मांग लंबे वक्त से कर रही हैं। यूं तो 22 में 5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन सियासत के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य है और योगी सरकार ओबीसी आरक्षण पर अधिकार मिलने वाले कानून पर 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की तैयारी में है। इसके लिए आयोग उत्तर प्रदेश सरकार को सिफारिश भेजेगा। प्रदेश में कुल 79 जातियां ओबीसी में हैं। ओबीसी की कुल आबादी जनसंख्या का 54% मानी जाती है। सुविधाओं को देखते हुए कई जातियां चाहती हैं कि वो भी ओबीसी में शामिल हों और योगी सरकार इसकी तैयारी कर रही है, जिसके लिए 24 जातियों की आबादी और दूसरे विषयों पर सर्वे करवाया जा चुका है, जबकि 15 दूसरी जातियों का अभी सर्वे कराया जाना बाकी है। सर्वे पूरा होने के बाद इन जातियों को भी ओबीसी की सूची में अधिसूचित करने का निर्णय लिया जाएगा। भूर्तिया, अग्रहरी, दोसर वैश्य, जसवार राजपूत, रोहेला, मुस्लिम शाह, मुस्लिम कायस्थ, हिंदू कायस्थ, वर्णमाल, कमलापुरी वैश्य, कोर क्षत्रिय राजपूत, दोहर, अयोध्यावासी वैश्य, केसरवानी वैश्य, बागवान, ओमार बनिया, माहौर वैश्य, हिंदू भाट, भट्ट, गोरिया, पंवरिया, उमरिया, नोवाना, मुस्लिम भाट। ये वो 24 जातियां रही हैं जिनका सर्वे हो चुका है, लेकिन 15 जातियां बची हैं जिनका सर्वे होना है। विश्नोई, खार राजपूत, पोरवाल, पुरवार, कुंदेर खरादी, बिनौदिया वैश्य, सम्माननीय वैश्य, गुलहरे वैश्य, गधैया, राधेड़ी, पिठबज। इसमें कोई शक नहीं कि अगर योगी सरकार 39 जातियों को ओबीसी में शामिल कर लेती है तो यकीनन इसका फायदा बीजेपी को 22 में मिलेगा और ओबीसी वोट बैंक की ताकत और बढ़ेगी, जिसकी सियासत सभी पार्टियां करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। में ओबीसी का गणित क्या कुछ है ये भी आपको हम बता देते हैं। प्रदेश में कुल 79 जातियां ओबीसी में आती हैं और ओबीसी की आबादी कुल जनसंख्या का 54% मानी जाती है। तो 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की तैयारी है, एक तरह से एक मजबूत रणनीति बनाने की तैयारी है। 24 जातियों का सर्वे भी हुआ है। तो योगी सरकार का ओबीसी दांव क्या कुछ है ये हम आपको बता रहे हैं। 14 जातियों का सर्वे अभी बाकी है। इनका सर्वे किया जाना है कि आखिर कितनी की आबादी में ये हैं और इनका दबदबा कहां-कहां है।
तो यूपी के सभी अफसरों को निर्देश जारी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के पत्र का समय से जवाब दें। सीएम योगी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र। केंद्रीय मंत्रियों के पत्र पर त्वरित रूप से करें रिस्पांस। केंद्रीय योजना और परियोजनाओं की जानकारी से संबंधित पत्रों के समय से जवाब दें, ये कहा गया है। रिस्पांस देने के लिए कहा गया है। फौरन तत्काल प्रभाव से त्वरित यूपी के सभी अफसरों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि जो भी पत्र आते हैं उसका समय से जवाब दें। सीएम योगी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने यह पत्र जारी किया है। तमाम अधिकारियों को केंद्रीय मंत्रियों के पत्र पर त्वरित रूप से रिस्पांस करें, ये अधिकारियों को कहा गया है। केंद्रीय योजना और परियोजनाओं की जानकारी से संबंधित पत्रों के रिस्पांस दिया जाना जरूरी है। खबर कानपुर से है, जहां एसएनके पान मसाला का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। नवीन कोरेले और अविनाश मोदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीजीसीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। गलत तरीके से 400 करोड़ के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले थे, जिसके बाद एसएनके पान मसाला मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गलत तरीके से 400 करोड़ के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले थे। एसएनके पान मसाला का मालिक गिरफ्तार किया गया है। नवीन कोरेले और अविनाश मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीसीआई की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। गलत तरीके से 400 करोड़ के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले थे। रामजी शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी शर्मा, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी, जैसे मैं आपको बता दूं कि एसएनके पान मसाला जो गलत तरीके अवैध तरीके जो फंडिंग चलती करोड़ों रुपए का, उसको लेकर इनकम टैक्स ने पहले ही छापेमारी करकर छापेमारी की, जिसमें जो एसएनके के मसाली है डोंगरा और नवनीत, इन दोनों पर ही शिकंजा कसते हुए जब जांच की गई थी, उससे 400 करोड़ की अवैध फंडिंग की बात सामने आई थी। साथ ही कानपुर के एसएनके जो मसाला कंपनी था, उसमें 236 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सामने आया था, जिसको लेकर इनकम टैक्स ने शिकंजा कसा और उन पर कार्रवाई की। जिस कार्रवाई के बाद अब डीजीआईसी जो है उसने अब कार्रवाई की। सोमवार से कानपुर में डेरा जमा लिया था। उनकी फैक्ट्री और आवास पर लगातार कार्रवाई करते हुए दोनों ही एसएनके पान का जो मालिक है उनको हिरासत में ले लिया और उन पर रात भर काका जो थाना क्षेत्र जो सातर थाने में कानपुर में पूछताछ करते हैं। और अब उनको यहाँ से ये जानकारी आई है कि उनको दोनों ही जो एसएनके पान मसाले के मालिक है उनको मेरठ ले गए हैं और उन पर जो कानूनी और कार्रवाई है वो अब मेरठ पर की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रामजी शर्मा। तो प्रयागराज में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद है। ताजा मामला दारागंज थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बदमाशों का आतंक देखा गया है। बदमाश लगातार अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि रेडी पटरी वाले के साथ भी बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज का ये मामला है, ताजा मामला दारागंज थाना क्षेत्र का, जहां दबंगों ने एक रेडी पटरी वाले फल विक्रेता की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो प्रयागराज में बदमाशों ने रेडी पटरी वाले को बुरी तरीके से पीटा है। आखिर क्यों पीटा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर कानपुर से है, जहां नर्सों ने मरीजों के बेड पर जमकर पार्टी की है। नौकरी पर बहाल होते ही मर्यादा भूल गई नर्स। 4 दिनों से भूख हड़ताल पर थी ये नर्स। हड़ताल खत्म होते ही नियमों को ताक पर रखा गया है। वीडियो वायरल होने के बाद हैलेट अस्पताल में हड़कंप मच गया है। तो मरीजों के बेड पर पार्टी की ये तस्वीर सामने आ रही है। आप देखिए, हड़ताल पर ये नर्स थी कुछ समय पहले, लेकिन जैसे ही हड़ताल खत्म हुआ वैसे मरीज के बेड पर पार्टी करती नजर आ रही हैं। फिलहाल इस हैलेट अस्पताल में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इनकी ये तस्वीर वायरल हो गई है। तो यहां पार्टी किया जा रहा है, पिज्जा बर्गर मंगाया गया, मरीज के बेड पर पार्टी किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर पार्टी किया गया।
पाकिस्तान में मंदिरों में तोड़फोड़ और धर्मांतरण का ऑल इंडिया तंजीम उलेमा ए इस्लाम ने विरोध किया है। AITUI के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि किसी को जबरन या लालच देकर मुसलमान नहीं बनाया जाना चाहिए। मौलाना ने पाकिस्तान के ऐसे मौलवियों को सरफरा और जाहिल करार दिया है जो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादी संगठन ऐसी हरकतों से बाज आए। जैसे हिंदुओं के साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है और वहाँ ख़ास तौर पर हिंदू अक़लियत में है तो अक़लियतों को सताया जा रहा है और उनके साथ में जुल्म और ज्यादती की जा रही है। जबरन उनको इस्लाम कबूल कराया जा रहा है और वहाँ पर मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है और साथ ही बांग्लादेश में भी इसी तरीके से घिनौनी घटना अंजाम दी गई है। इसलिए आज ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम इन तमाम चीज़ों की मजम्मत करती है और निंदा करती है। भरपूर अल्फाज में हम इन तमाम घटनाओं की मजम्मत करते हैं। खबर सीतापुर से, जहां सपा महिला सभा की अहम बैठक सपा महिला प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा ने बैठक ली है। लीलावती कुशवाहा ने सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश सरकार में कोई सुरक्षित नहीं, महंगाई बढ़ी है, तो सरकार पर निशाना साधा गया है। श्रीमती लीलावती कुशवाहा एक सम्मेलन में मौजूद थी और यहां पर महिला सभा के दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। प्रदेश सरकार में कोई सुरक्षित नहीं, महंगाई बढ़ी है, ये उनका कहना है। सपा महिला सभा की अहम बैठक हुई और इस अहम बैठक में लीलावती कुशवाहा ने सरकार पर निशाना साधा। सीतापुर में सभा का आयोजन किया गया। और जहाँ पे आप बैठे हैं, हम आए हैं, वहाँ जब दिन दहाड़े एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर की हत्या हो सकती है, ऐसी निर्मम हत्या, अब उसके बाद छिपा क्या है? न तो हमारी बहन बेटियां कहीं सुरक्षित हैं, न आम जनता सुरक्षित है। और महंगाई को तो आप देख ही रहे हैं किस कदर महंगाई है। कभी कल्पना नहीं हुआ था, किसी ने कल्पना नहीं किया था, जिन महापुरुषों ने देश की आज़ादी लड़ करके हमको आज़ाद कराया, कि इतनी महंगा सामान हो जाएगा कि जब खाने के लिए लोग परेशान रहें। और बहुत लोगों के घर में आज भी एक टाइम वह एक वक्त रोटी बन रही है। तो काशी नगरी में आजकल गंगा का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। वाराणसी की सड़कों और गलियों में चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। आलम तो यह है कि बढ़ते गंगा के जलस्तर के चलते काशी के मणिकर्णिका घाट पर शव का अंतिम संस्कार करने लोगों को खासी परेशानी हो रही है। गंगा के रौद्र रूप के चलते अब शव को मणिकर्णिका घाट पर बने छत पर ही अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। लोगों को शव नाव के सहारे छत पर ले जा रहे हैं और छत पर ही एक साथ 10 शवों की चिता जलाई जा रही है। गंगा का स्तर लगातार निरंतर बढ़ने के कारण हम लोग यहाँ के तीर्थ यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही है। तीर्थ पुरोहित होने के नाते तीर्थ यात्री हमारे यहाँ बाहर से, आंध्र प्रदेश से, नेपाल राष्ट्र से भी आते हैं। यहाँ पे सबका कर्म अब गली में कराना पड़ रहा है, घर में कराना पड़ रहा है। घाट पे का स्थान पूरा समाप्त हो चुका है। इसके चलते यात्री जहाँ का तहाँ मिस भी हो जा रहे हैं और गली में कार्यक्रम उनका हो रहा है। परेशानियों का समस्या चालू हो गई है। कितना पानी बढ़ा है? पानी निश्चित अपने नॉर्मल रेंज से लगभग 60 फीट ऊपर बह रहा है मणिकर्णिका तीर्थ पे। ये मणिकर्णिका एक अनादि तीर्थ है। यहाँ पे शंकर जी की मणि और माता पार्वती कर्णिका गिरी है, इसीलिए नाम इसका मणिकर्णिका है। परेशानी यही हो रही कि जो है यह व्यवस्था सब एकदम बिगड़ा हुआ है घाट का, और हमारे जो यात्री आ रहे हैं बेचारे, उनके लिए भी दिक्कत हो रहा है। कहीं गलियों में जो हम लोग करा रहे हैं, कहीं यहाँ धर्मशाले में बैठ के करा रहे हैं। यही सब यहाँ सारी दिक्कत जो है इस समय यहाँ हमारे काशी में है। अंतिम संस्कार में क्या दिक्कत परेशानी है? अंतिम संस्कार में यही दिक्कत है कि डेड बॉडी को जो नाव से लाया जा रहा है, नाव से ला के उनको जो है अपने स्थान पे छत पे जो है लाया जा रहा है, फिर वहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जा रहा है। इसमें फिलहाल यही सब परेशानियाँ चल रही हैं। मोक्ष की नगरी काशी में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि गंगा के जलस्तर बढ़ने पर मणिकर्णिका घाट पे चिताओं को जलाने में काफ़ी परेशानियां हो रही है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, ये छत है, छत पर एक साथ 10 चिताएं ही जल सकती हैं। हालांकि ये चिताएं पहले नीचे जलती थी। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए चिताओं को छत पर जलाया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा दूं कि वो नाव है, नाव के सहारे ही चिताएं
इस छत पर आती हैं, उसके बाद बारी बारी करके चिताएं जलती हैं। यानी ये कहना गुरेज नहीं होगा कि बढ़ते गंगा के जल स्तर को देखते हुए चिताओं को भी जलाने में काफ़ी परेशानियां हो रही है। उसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि मैं जहां मौजूद हूं एक नाव है और ये नाव नीचे से दूसरे तल पे है, यानी कि जहां एक रास्ता होता था वहां पर पानी आ गया और ये कठिनाइयों का सबर है, क्योंकि यहाँ पे तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आकाश यादव, न्यूज 1 इंडिया, वाराणसी। तो रायबरेली में गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। तो एडीएम वित्त एवं राजस्व ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए सारे प्रबंधन किए गए हैं। बाढ़ की अभी स्थिति नहीं बनी है। खतरे के निशान से नज़दीक है डलमऊ में डोंगा नदी, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। सारी बाढ़ चौकियाँ स्थापित हैं। उस पर हमारे जो कर्मचारी लेखपाल वगैरह सब लगते हैं, ब्लॉक कर्मी लगते हैं, वो नियुक्त हो चुके हैं। और जो अपने यहाँ बाढ़ की स्थिति में नावों की सूची है वो हम लोग ले चुके हैं। उनको निर्देश भी दे दिया गया है नाव मालिकों को कि अगर कहीं कोई नाव में कमी हो तो उसको रिपेयर करा लेंगे। और कोई अभी खतरे की स्थिति नहीं है बाढ़ से। और इसके लिए अगर कोई बात होगी तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बाढ़ की अभी स्थिति नहीं बनी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायबरेली की ही, जहां पर लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ ने भयानक रूप ले लिया है। जल प्रलय के चलते आपको बता दें कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हालात अब चित्रकूट की बात बताएंगे आपको कि आखिर चित्रकूट में कैसे हालात हैं। चित्रकूट के कई गांवों का संपर्क टूट गया है, घरों में पानी घुस गया है और कुछ घर जमींदोज हो चुके हैं। बाढ़ के पानी ने कई एकड़ फसल डुबो दिए हैं। किसान परेशान है कि अगर पानी घटना शुरू नहीं हुआ तो बची फसल भी नष्ट हो जाएगी। बाढ़ के लगातार बढ़ते खतरे के बीच डीएम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। प्रभावित लोगों ने स्कूल में शरण ले ली है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है यमुना नदी का जलस्तर जल्द घटना शुरू होगा और राहत भी मिलेगी। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 20 यात्री घायल हो गए हैं। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है। ये थाना मूड़ा पांडे क्षेत्र में हाईवे पे एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये डबल डेकर बस थी जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हरियाणा में पानीपत में जा रही थी। इस बस में 90 से 100 लोगों की संख्या अभी तक बताई जा रही है। इसमें जो घायलों की संख्या है वो 19 है। इसमें सभी का उपचार चल रहा है। सभी की स्थिति सामान्य बताई गई है, किसी की भी गंभीर हालत नहीं है। इसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य इसके सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई। कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी है। दरअसल युवक पर ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने का आरोप है, जिसके बाद ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर चोर की पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया है। तो वहीं बुलंदशहर में मनाया गया हरियाली तीजोत्सव। महिला माननीयों ने मनाया हरियाली तीजोत्सव। बीजेपी विधायक विमला सिंह सोलंकी ने लगाए ठुमके। बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष ने जमकर किया डांस। धार्मिक गानों पर सुर्खियां संग महिला माननीयों ने डांस किया है। बता दें कि तो सखियों संग महिला माननीयों ने डांस किया है। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया, भाजपा विधायक विमला सोलंकी ने जमकर ठुमके लगाए।
बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान ने अपने घर से धक्के देकर ग्रामीणों को भगा दिया है। दरअसल ग्रामीण अपनी समस्या लेकर ग्राम प्रधान के पास गया था, लेकिन प्रधान ने दबंगई दिखाते हुए ग्रामीणों को भगा दिया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो वहीं ग्रामीण ने प्रधान पर थप्पड़ मारने का आरोप भी लगाया है। ग्राम के प्रधान ना हो ये बताओ हैं? वो कर दूंगा ना, गलत काम कर दूं? गलत काम हो ये बताओ। तू दादा है कौन है? वो जानो ये बताओ हैं? मतलब ना करोगे? हाँ ना करूंगा। चल उठाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार लिख के दे दो ना यहाँ पे। उठाए ना दे रहे। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। वीडियो नहीं मारूंगा, कान पे दे रहे जो मार के गई हो। चल उधर नीचे, मार के गई हो। नीचे उधर। ओए वीडियो बना ढंग से। वीडियो बना, वीडियो बना। तू कौन है यार? जो है ना दादा है तू। फिर उठाए ना, तुम्हारा काम कर रहे ना उठा हो। अभी जो चल जो तुम्हारा वो कर रहे हो चल ऐसे वो करो ना। हमें काम बर्दाश्त करो जो है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।